नमस्कार। अभय न्यूज के बुलेटिन में मैं आपका दोस्त हेमंत सेन आपका स्वागत करता हूं। शनिवार 26 सितंबर को अश्विन मास शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी दशमी। 26 सितंबर भारत में आर्थिक क्रांति के जनक और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म दिवस भी है। ये तो हुई देश की बात। आइए अब बात करते हैं उज्जैन शहर की ताजा खबरों की। आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हमारे प्रतिष्ठान पर मिलेगा 20 से 30% तक का डिस्काउंट। इसके साथ ही 1000 रूपए की खरीदी पर आप पाएंगे आकर्षक गिफ्ट। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। चिंतामण जवासिया थाना क्षेत्र में लेकोड़ा के पास से पुलिस ने बीती रात 6 अपराधियों की गैंग को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी लेकोड़ा के एक पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 3 देशी पिस्टल, 2 कारतूस, मिर्च पाउडर और मारुति वैन जब्त की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के नाम टीपू शेख निवासी राजीव रत्न कॉलोनी, गोलू उर्फ आमिर निवासी कोट मोहल्ला, रामचंद्र सेन निवासी ग्राम श्यामपुर तहसील सुसनेर, मोहम्मद अनीस निवासी बेगमबाग कॉलोनी, हफीजुल्ला और इरफान निवासी सुसनेर है। इन सभी अपराधियों के खिलाफ पहले भी कई अपराध दर्ज हो चुके हैं। आइए अब आपको उज्जैन पुलिस का एक कारनामा दिखाते हैं। अपने ऐप को छुपाकर वाहवाही कैसे लूटी जाती है, इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे उज्जैन की पुलिस। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर बाकायदा चारण घाटों के सामने उज्जैन पुलिस ने अपनी एक और सफलता का ढिंढोरा पीटा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में रहने वाले एक परिवार के साथ लगभग 80,000 रुपये की ठगी की वारदात कर फरार हुई एक लुटेरी दुल्हन आशा शिंदे और उसके साथी बाबू शिंदे निवासी औरंगाबाद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। इस जानकारी को सार्वजनिक करने में हमारी पुलिस के अधिकारियों ने खुद की पीठ खूब थपथपाई। अब जरा इनके द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर ही नज़र डाल लीजिए। अंबेडकर नगर में रहने वाली महिला कमलाबाई और उसके बेटे चंद्रशेखर के साथ ठगी की वारदात 17 दिसंबर को यानी पिछले साल हुई थी। इस महिला ने तभी नानाखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। प्रेस नोट में पुलिस ने घटना के दिनांक का जिक्र तो किया है, लेकिन मामले में एफआईआर कब दर्ज की इसका जिक्र करने के बजाय केवल अपराध का नंबर डाला। मतलब साफ है, नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में जो ठगी की वारदात 17 दिसंबर को हुई थी उसकी एफआईआर अब 9 महीने बाद सितंबर में दर्ज की गई है। वह भी तब जब ठगी के शिकार हुए चंद्रशेखर ने खुद अपने प्रयासों से ठगी करने वाली महिला आशा शिंदे और उसके साथी बाबू शिंदे को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आपने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की, आपने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। फरियादी खुद ही आरोपी को तलाश कर आपके पास लेकर आया और अब आप खुद की पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। यह तो हद दर्जे की बेशर्मी है। अफसोस कुछ चारण घाट इसे भी पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताकर ऐसे पेश करेंगे जैसे दाऊद इब्राहिम और उसकी मोना डार्लिंग उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण को अनुमति नहीं देने और अतिक्रमण हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से जारी हुए दिशा निर्देश को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग मान बैठे हैं कि महाकाल मंदिर के आसपास का आधा किलोमीटर का एरिया पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। कुछ मान बैठे हैं कि शिखर से ऊंची बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाएगा और भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के संबंध में मीडिया कर्मियों के माध्यम से जनता से संवाद किया। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर क्षेत्र से 500 मीटर के दायरे के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मतलब साफ है कि प्रशासन अभी केवल मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे वाले उन्हीं निर्माण को चिन्हित कर रहा है
जो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। फिलहाल शासकीय जमीन पर कब्जों का सर्वे कराया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया जा चुका है। शिखर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों की भी जांच कराएंगे। यदि उन्हें पूर्व के समय विधिवत परमिशन लेकर बनाया गया है तो कोई बात नहीं, अन्यथा अवैध निर्माण तोड़े भी जा सकते हैं। महाकाल मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही विगत 3 दिन से केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की एक टीम सर्वे कर रही है। यह सर्वे पूरा हो चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट लगभग 15 दिन बाद आएगी। इस रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए ही महाकालेश्वर मंदिर के भीतर होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाई जाएगी। महाकाल मंदिर का विकास जब होगा तब होगा, आप तो ताज़ा हालात देख लीजिए। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात SIS कंपनी की शुक्रवार को की गई एक करतूत की जानकारी आपको देते हैं। सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों ने मंदिर के बाहर चंदन का टीका लगाने वाले बच्चों को ही कैद कर दिया। मंदिर के बाहर ड्यूटी करने वालों, मानवता को तो ताक पर मत रखो। बच्चे क्या जाने कोरोना का संक्रमण, इन्हें आप समझा बुझा कर रवाना भी कर सकते थे। कैद करने की क्या ज़रूरत थी। वरना हम चंदन लगा रहे थे ना, तो यात्री को तो वो हम रोटी खाने लग गए तो उन्हें पकड़ लिया, ने इधर बंद कर लिया, ने मारा। नानाखेड़ा के नज़दीक अभिषेक नगर में रहने वाले युवक नीलेश राव शेलके की मौत के मामले में भाजपा नेताओं के साफ तौर पर नाम सामने आने के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकी है। हवाला दिया जा रहा है, नीलेश राव शेलके की PM रिपोर्ट आने और परिजनों के बयान दर्ज हो जाने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। नीलेश राव शेलके ने आत्महत्या करने के लिए बड़नगर रोड का धर्मबल्ला क्षेत्र ही क्यों चुना? उसने वहीं जाकर जहर क्यों खाया? इस सवाल के जवाब के पीछे भी नीलेश की ज़िंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक पहलू है। दरअसल धर्मबल्ला पर ठीक इसी जगह नीलेश के पिता की दुर्घटना में मौत हुई थी। उसने सल्फास गटका और इसके बाद अपने दोस्तों को मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी किए। उसने लिखा, अलविदा दोस्तों, मैंने जहर खा लिया है, अब कभी नहीं मिलेंगे। नीलेश की मौत हो जाने के बाद भी उसके मोबाइल फ़ोन पर काफ़ी देर तक सूदखोर भाजपा नेताओं और उनके साथियों के फ़ोन कॉल्स आते रहे। उसकी एक्टिवा गाड़ी की डिक्की से पुलिस को 4 पेज का सुसाइड नोट मिला है। इस नोट में उसने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार भाजपा के दौलतगंज मंडल के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, रणदीप मक्कड़, अतुल गहलोत, समीर और कमल के नाम लिखे हैं। अतुल गहलोत डेली कलेक्शन का काम करता है और समीर होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है। इन लोगों से उसने करीब 3,80,000 रुपये कर्ज लिया था। यह कर्ज लेकर ही नीलेश राव शेलके ने स्टूडियो कैफ़े की शुरुआत की थी। नीलेश के परिवार में पत्नी और 11 साल का एक बेटा है। देवास रोड से सोयाबीन प्लांट की ज़मीन पर आने वाले वक्त में आपको शहर का एक और इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होता दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मक्सी रोड पर श्री सिंथेटिक्स फैक्ट्री की ज़मीन पर भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बसाया जा सकता है। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह के साथ शहर के लघु व मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधियों की हुई बातचीत में इसके संकेत मिले हैं। शहर के उद्योगपतियों ने ही कलेक्टर को इन दोनों ही फैक्ट्रियों की ज़मीन पर लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए क्लस्टर बनाने का सुझाव दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो दोनों ही सुझावों पर अमल के लिए योजना तैयार करने हेतु उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सोयाबीन प्लांट की ज़मीन से संबंधित कुछ देनदारियां शेष हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वह ऐसी योजना तैयार करें जिससे ज़मीन का उद्योगों की स्थापना में सदुपयोग भी हो सके और देनदारियां भी निपट जाएं। उज्जैन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर रोज़ सामने आने वाले आंकड़ों से भले ही आपको भयावह लगे, लेकिन हकीकत इससे ज़रा हट के है। एक बात तो तय है कि कारगर वैक्सीन नहीं आने तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाना लगभग नामुमकिन है और तब तक यह वायरस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बनकर रहने वाला है। सवाल उठता है, इसके संक्रमण की रफ्तार को कम कैसे किया जाए या फिर थाम कर कैसे रखा जाए। हमारे ज़िले उज्जैन की ही बात करते हैं। देश में इस वक्त कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट 42 दिन है। हमारा ज़िले के आंकड़े भी यही कहते हैं। उज्जैन ज़िले में भी ठीक 42 दिन की अवधि में ही कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या डबल हुई है। मतलब साफ है, डबलिंग रेट को काबू करने में
देश की तरह ही हम भी सफल रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर डबलिंग रेट की इस अवधि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। 24 सितंबर को हमारे जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2805 पर पहुंची थी। ठीक 42 दिन पहले 14 अगस्त को जिले में 1408 कोरोना मरीज हो चुके थे। कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या डबल होने की इस 42 दिन की अवधि में इस 15 मरीजों की मौत हुई है। इसी 42 दिन की अवधि में हमारे ज़िले में 31,115 टेस्ट हुए हैं। 42 दिन में 1400 मरीजों के बढ़ने की रफ्तार को यदि इस अवधि में कुल हुए टेस्ट के मुकाबले तुलना करें तो हर लगभग 100 संदिग्ध में से 4.2% मरीज पॉजिटिव निकले हैं। अब सवाल उठता है, डबलिंग रेट को 42 दिन से आगे बढ़ाकर 50, 60 या 70 दिन तक कैसे किया जाए? यह हम सभी के परस्पर सहयोग से ही हो सकता है। बिना लॉकडाउन लगाए जब लोग स्वप्रेरणा से ही मास्क का उपयोग करने लगेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद अपने मन से करने लगेंगे, भीड़ से बचेंगे, तभी यह संभव हो सकेगा। अमूमन ऐसा नहीं हो रहा है। शुक्रवार को ही प्रशासन की टीमों ने फ्रीगंज क्षेत्र की दुकानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की है। शिव मंदिर चौराहा स्थित लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट, ओम कैफ़े और शिव पान भंडार सहित कुल 6 दुकानों को सील किया गया है। बड़नगर रोड के इंगोरिया चौपाटी स्थित पेट्रोल पंप पर गुरुवार को ग्राहकों ने खासा हंगामा किया है। दरअसल इस पेट्रोल पंप के टैंक से पेट्रोल के साथ ही पानी निकल रहा था। पेट्रोल में पानी मिक्स हो जाने के कारण कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की शिकायत की गई है। यह पेट्रोल पंप उज्जैन में रहने वाले हैदर कांचवाला का है। इंगोरिया में करीब 30 साल से इसका संचालन हो रहा है। यहाँ पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। अभिलाषा कॉलोनी में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर होटलों का निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम के अमले ने कार्रवाई की है। निगम की गैंग ने इन होटलों को तोड़ दिया है। नानाखेड़ा के वेदनगर इलाके में बीती रात किसी अज्ञात बदमाश ने एयरगन से फायर कर आकाश भावसार के घर का कांच फोड़ दिया। गन से निकले छर्रे दीवारों पर भी लगे। गन दागने वाले अज्ञात आरोपी को नानाखेड़ा पुलिस तलाश रही है। नलिया वाखल इलाके में रहने वाले रमीज रजा के घर में घुसकर कोई अज्ञात बदमाश 2 मोबाइल फोन चुरा कर ले गया है। चोर इसी घर से 5,000 रुपए भी ले गया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित बिलों को पारित किए जाने के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने इन बिलों को किसान विरोधी बताया है। तराना के पास इटावा रोड पर तेज रफ्तार एक स्विफ्ट कार पलटी खा गई। इस दुर्घटना में रूपाखेड़ी निवासी मुकेश मालवी की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी दरबार सिंह निवासी गेलखेड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ है। अभय न्यूज़ की खास सीरीज फेस ऑफ द उज्जैन में आप दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से हम आप दर्शकों के बीच ही गांव से निकाल कर लाए हैं संघर्ष और समर्पण की एक और दास्तां। दोस्तों कहते हैं ना, जहां चाह हो वहां राह निकल ही आती है। हमारी आज की दास्तां ऐसा ही कुछ कहती है। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान श्री सुरेश रेशवाल जी से। सुरेश रेशवाल ग्राम हरसोदन के एक समाज सेवी हैं। आपकी धर्मपत्नी राजूबाई रेशवाल 2010 से 2014 तक हरसोदन ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हैं। हरसोदन सुरेश जी का पैतृक गांव है। इसी गांव में बाबा रामदेव जी के मंदिर में इनके दादाजी गोपाल दास जी महाराज पूजा पाठ किया करते थे। सुरेश रेशवाल का बचपन नागदा में बीता। पिता भारत कॉमर्स उद्योग में नौकरी किया करते थे। नौकरी छूटी तो परिवार वापस अपने गांव हरसोदन आकर बस गया। सुरेश रेशवाल के घर बालिका ने जन्म लिया तो उसके दिल में छेद निकला। सरकार से मदद की ज़रूरत थी, लेकिन बिना गरीबी रेखा काट के यह मदद पाना मुश्किल था। सुरेश ने राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला मुख्यालय पर कई अधिकारियों के पास चक्कर लगाए। इसी एक प्रयास में उन्हें पता चला कि गांव में ऐसे और भी कई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है। सुरेश ने सभी को एकजुट किया। जिला मुख्यालय से लेकर भोपाल तक अधिकारियों से मिले।
प्रयास आखिर रंग भी लाया। 2007 में उज्जैन जिले का हरसोदन गांव मध्य प्रदेश का ऐसा पहला गांव बना जहां से गरीबी रेखा का सर्वे मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा शुरू करवाया। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। सुरेश रेशवाल के पास गांव वाले हर छोटे बड़े सरकारी काम में मदद लेने पहुंच जाते। सुरेश भी इनके कामों के लिए अधिकारियों के पास लगातार चक्कर लगाते रहते। गाड़ी नहीं थी, इसलिए लिफ्ट मांगकर गांव से शहर से गांव तक आते जाते। जेब में रुपए नहीं होते तो चाय पीना भी छोड़ दिया। 2010 में जब सरपंच चुनाव आए तो गांव के लोगों ने सुरेश रेशवाल की धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाया और सरपंच भी बनाया। अपने कार्यकाल में सुरेश और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजूबाई ने गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए। सरकारी योजनाओं का गांव के कई परिवारों को लाभ दिलाया, खूब विकास कार्य करवाए। सुरेश रेशवाल कहते हैं, हमारे गांव की कई महिलाएं शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरी करने जाती हैं। इन महिलाओं के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। ईश्वर चाहेगा तो इसमें भी ज़रूर सफलता मिलेगी। सर, आज के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदमी गांव के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने की अगर सोच ले तो वाकई में सब कुछ हो सकता है। मैं जब गांव में यहाँ निकलता था तो कई समस्याएं थी। लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे। 2003 में जब सर्वे हुआ तो कुछ ही लोगों के बने थे। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया था राशन कार्ड पे। फिर सब महिलाओं को और लोगों को सबको इकट्ठा करा, धीरे धीरे भोपाल तक सबको ले गया और पुनः 2007 में यहाँ पे हरसोदन में राशन कार्ड के लिए सर्वे कराया गया और सभी के लगभग राशन कार्ड 300-400 राशन कार्ड गरीबी रेखा के यहाँ पे बने। अधूरे सपने भाई साहब जी, जैसे इस गांव में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके मकान कच्चे हैं और उनकी रोज़ दैनिक आमदनी 300 रुपये है। उसमें वो सिर्फ अपना घर चला सकते हैं। वो आज की तारीख में एक दरवाज़ा भी ख़रीद के नहीं ला सकते हैं, इतनी इनकम नहीं है। तो मेरी ये सोच है कि आगे कैसे कैसे उनके मकान बनवाए जाएं। उम्मीद है हमारा बुलेटिन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। जय श्री महाकाल।